दोस्तों, इजराइल पर हमास के हमले के बाद एक बार फिर इजराइल और फलस्तीन विवाद के चर्चे का केंद्र है। आइए जानते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। शनिवार 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू किया। दोस्तों, हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया है। इतना ही नहीं, हमास से जुड़े दर्जनों लड़ाके दक्षिण की तरफ इजराइल की सीमा के अंदर घुस गए। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इस ताजा संघर्ष के बीच समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल फलस्तीन के बीच संघर्ष की असल वजह क्या है। दोनों देशों के बीच तनाव का कारण क्या है, गाजा स्ट्रिप क्या है और हमास क्या है, और सबसे खास बात, यरूशलेम दोनों देशों के लिए इतना अहम क्यों है। दोस्तों, AH टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इजराइल और फलस्तीन विवाद को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये विवाद कहां और दुनिया के किस हिस्से में चल रहा है। इसके लिए इजराइल और फलस्तीन के भूगोल को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद एक यहूदी देश है। इसके ईस्टर्न साइड में वेस्ट बैंक और साउथर्न वेस्टर्न साइड में गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फलस्तीन के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक में फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। वेस्ट बैंक में ही यरूशलेम भी मौजूद है। वहीं इजराइल के साउथर्न वेस्टर्न हिस्से में स्थित गाजा स्ट्रिप दो तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है और एक तरफ इसका बॉर्डर मिस्र से लगता है। इजराइल पर ताजा हमला इसी गाजा स्ट्रिप से किया गया है, जिस पर साल 2007 से हमास का कब्जा है। दोस्तों, बता दें कि इजराइल की अपनी सरकार है। बेंजामिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। वहीं वेस्ट बैंक में फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी के तहत फतेह पार्टी की सरकार चलती है। मोहम्मद अब्बास यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, ओटोमैन साम्राज्य की हार के बाद विवाद की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, फलस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की नींव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के ओटोमैन साम्राज्य की हार के साथ ही पड़ गई थी। दरअसल फलस्तीन पर पहले ओटोमैन साम्राज्य का समर्थन था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमैन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फलस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। दोस्तों, उस वक्त तक इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, न ही इजराइल का कोई वजूद था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फलस्तीन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। तब फलस्तीन में यहूदी माइनॉरिटी और अलग मल्टीट्यूडिनियस थे। 1917 में ब्रिटेन ने पब्लिकली रूप से फलस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्र घर स्थापित करने की अनाउंसमेंट की थी, जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन यानी अरब में बाल्फोर का वादा कहा जाता है। ये बयान तत्कालीन ब्रिटिश यहूदी समुदाय के प्रमुख नेता के लेख पत्र के रूप में सामने आया था, जहां उस समय यहूदियों की आबादी 10% से भी कम थी। देश के शुरू होने पर अंग्रेजों ने फलस्तीन में यूरोपियन यहूदियों को फैसिलिटेड इमिग्रेशन बनाना शुरू कर दिया। 1922 से 1935 के बीच यहूदी आबादी 9% से बढ़कर कुल आबादी लगभग 27% हो गई। एक तरफ जहां यहूदियों का मानना था कि उनके पूर्वजों का घर है, वहीं दूसरी ओर फलस्तीन अरब भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करते थे। इस तरह से फलस्तीन और इजराइल विवाद की शुरुआत हुई। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। 29 नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181 को अपनाया, जिसके तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फलस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का फैसला किया गया। प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में अधीन रखने का फैसला किया गया। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गोरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एच ट्रूमैन ने उसी दिन इस नए राष्ट्र को मान्यता दे दी। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1917 से कैसे फलस्तीन पर बढ़ता गया इजराइल का कब्जा। चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कैसे 1917 से 2020 तक फलस्तीन पर इजराइल का कब्जा बढ़ता गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन पर ब्रिटिश शासन से पहले यहूदी कुल जनसंख्या का लगभग 6% थे। दोस्तों, 1947 से 1950 तक 7,50,000 फलस्तीनियों को निष्कासित कर दिया और ऐतिहासिक फलस्तीनी के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। दोस्तों 22% को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में बांट दिया गया।
दोस्तों 1967 के युद्ध के दौरान के बाद इजराइल सेना ने पूरे ऐतिहासिक फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और 3 लाख से अधिक फलस्तीनियों को उनके घर से निकाल दिया। दोस्तों 2008 और 2021 के बीच कम से कम 5,739 फलस्तीनियों और 251 इजरायली मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ा के मुताबिक इजराइल में एक मौत के मुकाबले फलस्तीन में 23 लोग की मौत हुई। इस दौरान कम से कम 1,21,438 फलस्तीनी और 5,662 इजरायली घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के मुताबिक फलस्तीनी गुटों से मारे गए लोग कम से कम 1225 यानी 22% बच्चे थे और 565 जिसमें 10% महिलाएं थी। इजराइल की ओर से मारे गए लोगों में से 121% सुरक्षा बल थे। इजराइल फलस्तीन के बीच यरूशलेम के इतिहास को भी समझना जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि ये शहर दोनों देशों के लिए क्यों अहम है। दोस्तों दरअसल यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र प्राचीन शहर है। पश्चिम यरूशलेम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है। यहाँ यहूदी बहुसंख्यक है, वहीं पूर्वी यरूशलेम में फलस्तीन बहुसंख्यक है। इस हिस्से में अल अक्सा मस्जिद और यरूशलेम का पुराना शहर है। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। अल अक्सा मस्जिद दोनों के लिए इतना अहम क्यों है? दोस्तों दरअसल अल अक्सा मस्जिद इस्लाम के लिए किबला अव्वल है। इसके अलावा यहूदी भी इसे अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। दोनों इस पर अपना अपना दावा करते हैं, जो विवाद की एक और वजह है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए किबला अव्वल के नाम से मशहूर पवित्र स्थल में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं। दोस्तों दरअसल 1948 में अरब इजराइल युद्ध के बाद नवगठित गाजा पट्टी पर मिस्र का शासन था, लेकिन 1967 में हुए 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। इजराइल ने करीब 25 सालों तक इस पर कब्जा जमाए रखा। फिर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपने सभी सैनिकों और निवासियों को हटा लिया। इसके बाद साल 2006 में हमास ने गाजा में चुनाव जीता। 1 साल बाद हमास ने पीए से सुरक्षा बलों को हटाकर गाजा पर फिर से नियंत्रण कर लिया। बता दें कि हमास की स्थापना 1980 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फलस्तीनी विद्रोह की शुरुआत के बाद हुई थी। अब दोस्तों बता दें कि बीते 1 दशक में क्या हुआ। फलस्तीनी पीए ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन राज्य के रूप में मान्यता के लिए एक सांकेतिक तौर पर बोली लगाई। दोस्तों ये मुख्य रूप से इजराइल के साथ संबंधों में गतिशीलता की कमी को उजागर करने का एक प्रयास था। यानी यहूदी वे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है और फलस्तीन वो जगह है जहां लोग नहीं रहते। यानी वे फलस्तीन की हरी भरी जमीन पर सैकड़ों वर्षों से रह रहे फलस्तीन ईसाई और मुसलमान लोगों के अस्तित्व को नहीं मांगे थे। गोल्डमायर ने कहा था कि देयर इज नो फलस्तीन, और इसे सर्च करने के लिए पिछले सदी से शुरुआत से अब तक लगातार फलस्तीनी लोगों की जमीन छीनी गई, घर उजाड़े गए, गांव और शहर बर्बाद किए गए। इन सब पर बाहर से आए यहूदी बसा दिए गए। दोस्तों यूएन का कोई चार्टर, कोई समझौता नहीं माना इजराइल ने। बच्चे, औरतें, बूढ़े लगातार मारे जाते रहे। सारी दुनिया आंख मूंद कर देखती रही। अराफात के साथ साथ ओस्लो समझौता के बाद लगता था कि ये हालात सुधरेंगे, लेकिन इजराइल दक्षिण पंथ ने ऐसा होने नहीं दिया और हमास तथा हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का जोर बढ़ता गया। जब फलस्तीनी किसी तरह का विरोध करते तो इसे आतंकवाद कहा जाता है। जब इजराइल खुले तौर पर नरसंहार करता है तो सब खामोश रहते हैं। इसके पहले ऐसे ही दोस्तों रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था और शायद अभी भी चल ही रहा है। तो दोस्तों यूक्रेन अगर अपनी जमीन के लिए लड़े तो वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, और यहाँ फलस्तीन पहले से रह रहे मुसलमान वहाँ वो अब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो वो आतंकवाद है, उन्हें टेररिस्ट कहा जा रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कुछ अंधभक्तों के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ जो बीते दिनों पगलाए हुए अपने पापा के पास जाने के लिए। इनके पास ना कोई काम होगा ना धंधा होगा, सिर्फ ट्विटर पे पैसे ले लेके ट्वीट करते हैं कि हमें इजराइल के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अबे तुम्हें खड़ा होना होता तो पहले मणिपुर में खड़े हो जाते जाकर। मणिपुर में जब उस लड़की के साथ इतना घिनौना काम हुआ, उसे निवस्त्र करके पूरे रास्ते में घुमाया गया, तब कहा तुम लोग की मर्दानगी चली गई थी। अपने देश को तो तुम लोग देख नहीं रहे हो और तुम लोग जा रहे हो इजराइल खड़े होने। अबे दोगलापन करना बंद करो।
इतने बड़े बड़े दोगले लोग हैं दोस्तों हमारे देशों में, जिनको अपने देश से तो मतलब नहीं है, ये अपने पप्पा के पास जा रहे हैं इजराइल मदद करने इनकी। दोस्तों हिटलर को खुद मालूम था यहूदी कितने कमीने होते हैं। उसने तो कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ दिया था जिंदा कि आने वाली जनरेशन जान सके कि यहूदी कितने कमीने कितने धोखेबाज होते हैं। हिटलर के दौर में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। एक वक्त यहाँ पोलैंड, जर्मनी से लेकर फ्रांस तक के यहूदी की अच्छी खासी आबादी थी। आज वहां से यहूदी को भागना पड़ा। इसकी मुख्य वजह भी हिटलर ही था, क्योंकि हिटलर को मालूम था कि यहूदी कितने बड़े कमीने होते हैं। इसलिए हिटलर ने यहूदियों को जहां तहां पाया वहां मारा। 1922 से 2026 से करीब 75,000 यहूदी फलस्तीन पहुंचे, जबकि 1935 में यहाँ जाने वाले यहूदियों की संख्या 60,000 थी। क्या ही बोले इन अनभक्तों को, इनकी समझ में तो कुछ आने वाला नहीं है। गोबर खा खा के इनकी ठोस बुद्धि हो गई है। अबे तुम कभी एक ट्वीट मणिपुर के लिए भी कर दिए होते, कभी उस बेटी के लिए दर्द जाहिर कर दिए होते जो तो अपने देश की थी, अपनी बहन थी। अब अपने पापा के लिए आवाज निकल रही कि मोदी जी हमें परमिशन दो, हम इजराइल जाएंगे। भाई हंसी आती है ऐसे लोगों पर मुझे। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।